चलिए ध्यान दीजिए इधर। पिछले क्लास में आपको बताया जा रहा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें आपको सबसे पहला बताया गया प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल सिंपल यूनिट सेल। ये एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं होता है। और दूसरा बताया गया सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें बताया गया कि कॉर्नर के अलावे अन्य पोजीशंस पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और आप जाने कि इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन भागों में। एक को कहा गया बॉडी सेंटर्ड, एक को कहा गया फेस सेंटर्ड और एक को कहा गया एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में जो कॉर्नर पोजीशन थे उसके अलावे एक बॉल बॉडी के सेंटर में था, बीसीसी के नाम से जाना गया वो। एक बताया गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर पोजीशन के अलावे एक बॉल हर एक फेस के सेंटर में था। और एक लास्ट वाला बताया गया था इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन होता है तो इसका डिफिनेशन और इसका फोटो आपको बनाना पड़ेगा, जो शायद आप वहीं पर आप लास्ट किए हैं। यह इंड सेंटर्ड ऐसा यूनिट सेल था जिसमें आठों कॉर्नर पोजीशंस के अलावे दो अपोजिट फेस के सेंटर में दो बॉल था। बस इतना ही था ना। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ से ये टॉपिक और ज़्यादा टफ हो जाता है। ये डालेंगे क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। इस बार भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है। क्या पूछा है उसका जवाब कैसे देंगे वो सब आगे की बात है। हेडिंग डालिए क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, पहले आप वो समझिए। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारा यदि आपको स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, लाइक स्माइली बॉल ही आपको मिल जाए, ये बॉल मिल जाए, तो क्या इसका अरेंजमेंट हम सिर्फ इसी तरह से करा सकते हैं या इसका अरेंजमेंट करने का और भी तरीका हो सकता है? और भी तरीका हो सकता है। तो किसी भी सॉलिड में जनरली एटम्स ही रहते हैं और उस एटम का शेप स्फेरिकल होता है। तो उस स्फेरिकल शेप का अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो और हमको यूनिट सेल के रूप में क्यूब ही मिले। वह कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं। इसका दूसरा एक यह भी मतलब है कि जब आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसके अलावे भी। जैसे मान लीजिए कि यदि आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से अब, यदि आप इस तरह का अरेंजमेंट किए हैं, मान लीजिए एक लेयर आपने ऐसा लिया और एक दूसरा लेयर फिर से आप लेते हैं, और वो दूसरा लेयर आप इस चार बॉल के ऊपर, जैसे मान लीजिए इस चार बॉल को हम थोड़ा ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर फिर से हम चार बॉल लें और बताइए सारे सेंटर्स को आपस में मिला दें तो यहाँ पर एक क्यूब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा थ्री डायमेंशनल, जो रिपीट होकर हम पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, वह क्यूब होगा, यानी क्यूबिक शेप लिया हुआ होगा। लेकिन जरा सोचिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि हम इस तरीके से करा दें, अब आप यहाँ पर चार सेंटर को मिलाइएगा, बताइए क्या ये कभी भी क्यूबिक शेप ले पाएगा? इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर बॉल के ठीक नीचे बॉल है और यहाँ पर बॉल के ठीक नीचे बॉल नहीं है। वहां जो गैप बन रहा है उस गैप में ना बॉल डाला गया है, यानी यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वह बदला हुआ है। इन्हीं सभी बातों को थोड़ा डिटेल में अभी हम देखेंगे, अभी बस हम इसे वर्बली को समझा रहे थे। यानी क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्रिस्टल सिस्टम किसी भी क्रिस्टल में या जितना भी क्रिस्टल पाया जाता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की व्यवस्था है कि कितने तरीके से हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला बात आता है टोटल बेसिक यूनिट सेल कितने होते हैं? 7। लेकिन आप समझे नहीं कि ये 7 होते कैसे हैं। और इसी के आगे आपको एक पढ़ना है ब्रावियास लेटिस। ब्रावियास लेटिस कितना होता है? 14। लेकिन आप दोनों में से एक भी बात नहीं समझे हैं कि बेसिक यूनिट सेल क्या होता है और ब्रावियास लेटिस क्या होता है। लेकिन अभी आप इसको लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा कि क्रिस्टल सिस्टम में टोटल बेसिक यूनिट सेल 7 होते हैं और उसका जो टोटल ब्रावियास लेटिस होता है वह 14 होता है।
इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसको एक एक करके समझाते हैं कि थोड़ा जटिल चीज है ये। और नीचे में एक लाइन ये भी लिख दीजिएगा, Bravais lattice is arrangement of basic unit cell। हो गया लिखा हुआ? चेंज करें? देखिए, इस बेसिक यूनिट सेल का जो सात है, इस सातों का नाम है। पहले आप इस नाम को देखिए यहाँ। नेम ऑफ सेवन बेसिक यूनिट सेल, सबसे पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है टेट्रागोनल यूनिट सेल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, चौथा है ट्राइगोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये छह नहीं, ये सात नाम है। और ये सातों का ना डिफरेंट फिगर बनता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या डिफरेंस है सब में एक दूसरे से, और ये सब क्रिएट कैसे होता है। अब आप इसको देखिए। हाँ, इसमें पढ़ना है आपको केवल एक के बारे में, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, बाकी छह के बारे में पढ़ना नहीं है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि वो छह क्या है। देखिए कैसे। हमने कहा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि आप इस तरह से करेंगे थ्री डायमेंशनली, मान लो हमने ये एक लेयर बनाया, बताओ नीचे में यहाँ पर यदि हम चार बॉल को के सेंटर को आपस में मिला दें तो एक स्क्वायर का निर्माण होगा। ये बॉल का एक लेयर है। अब आप क्या कीजिए, इस बॉल पर बॉल रखिए इस तरह से ताकि वो सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब एक बॉल के ठीक ऊपर पर एक बॉल आना चाहिए, और ऊपर पर फिर एक लेयर बनाइए। मान लीजिए कि उस लेयर को हम इस तरह से दिखाते हैं, थोड़ा छोटा कर दिए ताकि आपको दिखे वो चीज़। अब बताइए, इस ब्लैक वाले के सेंटर को हम यदि मिला देते हैं, तो ब्लैक वाले सेंटर को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? और ऊपर वाले बॉल के को नीचे वाले बॉल के सेंटर से यदि हम मिला दें हर जगह, बताओ अब कि यहाँ पर एक क्यूब का निर्माण होता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल आपको मिला वो कैसा है? क्यूबिक। यही है आपका पहला टाइप। जो सात बेसिक यूनिट सेल आप देखे हैं, उसी में ये कौन सा टाइप है? पहला टाइप। इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। और यह वह स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है। क्या यहाँ तक में कोई परेशानी है? अब दूसरा देखिए, दूसरा टाइप देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से ना होकर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होने लगे। पहले आप बताइए कि इस लेयर में अंतर क्या है, उसके लेयर में और इस लेयर में क्या अंतर है? वहां पर बॉल के ठीक नीचे बॉल था, यहाँ पर बॉल के गैप में बॉल है। बताइए अरेंजमेंट बदला कि नहीं बदला? और कोई स्फेरिकल चीज को हम इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, नीचे वाले चार बॉल के सेंटर को आप को मिलाइए। चार बॉल के सेंटर को जब आप मिलाओगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बताइए दिखेगा ऐसा? अब बताइए कि इसके ठीक ऊपर हम फिर से एक ऐसा लेयर डालें तो क्या ये कभी भी क्यूब बनेगा? इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकता है बराबर हो, लेकिन एंगल आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, तो ये क्यूबिक नहीं होगा, ये कुछ और शेप ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो बनेगा ये दूसरा टाइप बन गया। वो पहला टाइप है और ये
दूसरा टाइप है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसका तीसरा टाइप देखते हैं। हम देखो इसका फिगर इतना जटिल है ना कि हर चीज़ को फिगर बना के हम समझा नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसी बातें हो सकती है। और चूंकि ये आपका सिलेबस है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन वहाँ होना भी नहीं है। ऐसे फिगर हम सबका बनाएंगे, बनाएंगे नहीं, बना हुआ है वो दिखाएंगे, बनेगा हमसे थोड़े। वो इतना थ्रेड, इतना कॉम्प्लेक्स फिगर आता है कि बनता उनता नहीं है। एक है, आप याद कीजिए सबसे लास्ट में हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़े थे, नहीं अभी नीचे में लिखा हुआ था। हेक्सागोनल यूनिट सेल थोड़ा देखो इस तरह का होता है। एक लेयर ऐसा लें और अभी बताइए जो व्हाइट कलर का जो शेप बना है वो किस टाइप का शेप है? हेक्सागोनल शेप है। ये 2 डायमेंशनल है, अभी लंबाई चौड़ाई तक सीमित है। अब यदि इसी के ऊपर एक और लेयर इसी के जैसा डाल दें तो ऐसा नहीं लगता है कि एक ऐसा ही हेक्सागन हेक्सागन जो है इसके ठीक ऊपर भी बनेगा? और उस सारे हेक्सागन के इस पॉइंट को ऊपर से, फिर इसको ऊपर से, फिर इसको ऊपर से, फिर इसको ऊपर से, फिर इसको यदि हम मिला दें तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा फिगर दिखेगा। तो ये एक अलग प्रकार का यूनिट सेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको, जिसके हर एक यूनिट सेल को एक फिगर बना के समझाना सच में हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिएगा बुक में भी इस तरह का फिगर आपको दिखाया हुआ नहीं मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा हमारा अपना इमेजिनेशन है जो हम आपको फील करवा रहे हैं कि देखो इस तरह का बात होगा तो ऐसा होगा। क्या ऐसी स्थिति में कभी भी क्यूब का निर्माण हो सकता है? क्या कभी भी क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण हो सकता है? नहीं। तो इस तरह से यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग एंगल में, अलग अलग पोजीशन में आप सजाएंगे और एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाएंगे तो कुल कितने तरह का यूनिट बनेगा? 7 तरह का। यही बेसिक यूनिट सेल कहलाता है जिसकी कुल संख्या कितनी होती है? 7। और इस सारे 7 बेसिक यूनिट सेल का नाम आपके ठीक सामने लिखा हुआ है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक। और इस सब को हम एक फिगर पर दिखाएंगे कि क्या होता है, नहीं होता। जब फिगर बनाएंगे तो वहाँ और थोड़ा डिटेल में समझ। नहीं रुकिए अभी, आप सर कहाँ रहे, रुकिए। अभी आप समझे कौन चीज़ है? अभी आप समझे बेसिक यूनिट सेल जो 7 होता है। 3 को हमने फिगर बना के दिखाया, बाद बाकी को हम नहीं दिखा रहे हैं, तो 4 बचा क्योंकि वो फिगर हमसे बनेगा नहीं। हम एक इंटरनेट से फिगर निकालेंगे, उस पर आप और बेहतर समझिए। तो ये समझ में आया कि 7 यूनिट सेल क्या हुआ। अब आप समझिए ब्रावियास लेटिस जो 14 होता है। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्रावियास लेटिस। ये सी के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। सबसे पहले इस सी का मतलब समझिए। ये सी क्यूबिक यूनिट सेल को इंडिकेट कर रहा है। टेट्रागोनल यूनिट सेल को कौन इंडिकेट कर रहा है? टी। ऑर्थोरोम्बिक को ओ, टेट्रागोनल को टी, मोनो ट्राइगोनल को टी, मोनोक्लिनिक को एम, ट्राइक्लिनिक को टी और हेक्सागोनल को एच। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रावियास लेटिस क्यूबिक यूनिट सेल में कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। टेट्रागोनल में कितना प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। ऑर्थोरोम्बिक में कितना प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। हम यदि क्यूबिक को समझ लेना तो ये सब बात अपने आप समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं भी आए तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। लेकिन चूंकि टॉपिक है तो इसको तो ध्यान में तो रखना पड़ेगा। अब पहले आप ये समझिए कि क्यूबिक यूनिट सेल में ब्राभियास लेटिस 3 होते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? और आप यह भी ध्यान दीजिए इस सब को यदि आप जोड़ दोगे ना तो 14 हो जाएगा। 3 2 5 4 9 10 2 12 13 और 14। तो ये टोटल टोटल सिस्टम मतलब सातों सिस्टम का टोटल पॉसिबिलिटीज जो है उसको जोड़ने पर कितना मिलता है? ये 14। अब ब्रावियास लेटिस को समझिए, ब्रावियास लेटिस क्या है? देखिए क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण जब होता है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की 3 अलग अलग व्यवस्था होती है। एक पहला व्यवस्था यह हो सकता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 नीचे है 4 ऊपर, और सारे सेंटर्स को हम आपस में जब मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक क्यूब का निर्माण कर रहा है।
और यह एक ऐसे क्यूब का निर्माण कर रहा है जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर उपस्थित है, अन्य किसी भी जगह पर उपस्थित नहीं है। क्यूबिक यूनिट सेल में इस टाइप के सेल का नाम रखा गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी पीछे पढ़ा है। तबियत ठीक है तुम्हारा? आंख बंद हो रहा है तुम्हारा? सुनिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को क्या कहा गया? एससी। कुछ इसी तरह से इस फिगर का निर्माण होता है। अब जरा सोचिए कि हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें हम फिर से क्यूब ही बनाएंगे, यूनिट सेल में हम फिर से क्यूब ही बनाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस बीच में जो गैप बना हुआ है ना, इसमें ये जो गैप दिख रहा है अंदर में, ये वाला, इस गैप में हम एक बॉल डालेंगे। अब जरा सोचो कि इसी साइज का बॉल यदि आप इसमें डालेंगे तो क्या ये कॉर्नर पोजीशन वाले सारे बॉल आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रह पाएंगे क्या? ये ऑब्वियसली हट जाएगा। और यदि आप बॉल बीच में डाले हैं तो बराबर रूप से हटना चाहिए सबका सब, बराबर रूप से हटना चाहिए सबका सब। तो वो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, देखिए ये ऐसा कुछ दिखेगा। आप गौर कीजिए कि ऊपर पर 4 बॉल है, देख रहे हैं? फिर देखिए नीचे में भी कितना बॉल है? 4 बॉल है। और देखिए ठीक बीचों बीच एक गेंद है। यदि हम सारे कॉर्नर्स को आपस में मिला दें तो बताओ एक बार फिर से क्यूब का निर्माण होगा कि नहीं होगा? लेकिन इस क्यूब के निर्माण में उससे एक बात अलग है, और वो क्या अलग है? वहां पर सेंटर में बॉल नहीं था, यहां पर सेंटर में बॉल है, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, और इसी को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए सिंपल क्यूबिक, इसको क्या कहा गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बार बार क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिक यूनिट सेल का टाइप कैसा है इसका? क्यूबिक, तो हम इसीलिए क्यूबिक बोल रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक और टाइप बन सकता है। अब देखिए वह टाइप क्या है? वह टाइप कुछ ऐसा है, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्यूब है, हम अब क्या करने वाले हैं, 6 डिफरेंट बॉल लेंगे और 6 बॉल को इस सारे फेस के बीच में जो ये जगह दिख रहा है, ये वाला जगह, इसमें डालेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि यदि हम इसमें बॉल डालेंगे तो क्या ये चारों बॉल आपस में सटा हुआ रहेगा? ये चारों का चारों बॉल समान रूप से अलग हो जाएगा, हाँ या ना? एक फेस में डाले यहाँ, अलग हो गया। फिर इधर वाले फेस में डाले, इधर वाले फेस में डाले, फिर अलग हो गया। फिर इधर वाले फेस में डालेंगे, ये भी अलग हो जाएगा। फिर इधर वाले फेस में डालेंगे, ये भी अलग हो जाएगा। फिर ऊपर वाले फेस में डालेंगे और फिर नीचे वाले फेस में डालेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि सारे फेस के बीचों बीच जब एक बॉल डालेंगे तो सारे कॉर्नर समान रूप से फैल जाएंगे। ये अभी भी क्यूब है, और सारे सेंटर के बीचों बीच डालने के बाद भी यह एक क्यूब ही रहेगा, लेकिन इससे वो बदल जाएगा। कैसे बदल गया वो? वहां पर हर एक फेस के सेंटर में ना बॉल आ गया है, इसीलिए उसको कहा गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और वह दिखेगा आपको वास्तव में ऐसा। अब देखिए ये क्यूब का एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है, ये चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर। फिर देखिए 2 कॉर्नर 2 कॉर्नर, कितना कॉर्नर हो गया? 4। अब आप इमेजिन कीजिए, आप देखिए यहाँ पर जो ये लकड़ी जो यहाँ दिया हुआ है, इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है कि एक स्क्वायर इधर बन रहा है, एक स्क्वायर इधर बन रहा है, हर जगह स्क्वायर जैसा बनता दिख रहा है। या फिर यूं कहें कि इस बॉल से इस बॉल को मिला दें, इस बॉल से इस बॉल को मिला दें, इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, तो बताइए क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस क्यूब में अलग बात क्या है कि हर एक फेस के सेंटर में एक बॉल उपस्थित है, इसीलिए इसको कहा गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और आप याद कीजिए इस पर काम आप ऑलरेडी कल किए हुए हैं। और फिगर चूंकि यहाँ छोटा है, हम बार बार यदि लाइनिंग खींचेंगे तो वो फिगर बहुत ज़्यादा पटांग दिखेगा, इसीलिए सिर्फ समझाने के ख्याल से हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हो गया एफसीसी। तो बताइए क्यूबिक में कितना तरह का अरेंजमेंट आपने देखा? 3 तरह का, एक एससी में, एक पीसीसी में, और पानी लेते हो तो, एक एससी में, एक बीसीसी में, और एक एफसीसी में। इट मीन्स टोटल 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, एंड हेंस वी कैन से दैट
total 3 Bravais lattice are present in cubic unit cell because Bravais lattice is arrangement of constituent particles in that unit cell. आप वहां पर जो एक बात लिखे हैं एरो देके, आप उसको थोड़ा देखिए। आप यहाँ क्या लिखे हैं? Bravais lattice is अरेंजमेंट ऑफ बेसिक यूनिट सेल। बेसिक यूनिट सेल का कितना तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? क्यूबिक का कितना अरेंजमेंट आपने देखा? 3 तरह का। अब आप कहेंगे कि सर कल आप एगो इंड सेंटर्ड बताए थे, इसी बताए थे, और वो भी आपको लगता होगा कि क्यूबिक है। तो जानिए, आप जब इंड सेंटर्ड बनाइएगा ना, तो वो क्यूबिक कभी भी नहीं होगा। देखिए काहे क्यूबिक नहीं रहेगा, हम आपको समझा रहे हैं। पहले आप बताइए तो क्या होता है इंड सेंटर्ड? इंड सेंटर्ड वाला खत्म था ना। इंड सेंटर्ड में क्या था? हर एक कॉर्नर पोजीशन पर बॉल था और 2 अपोजिट फेस के सेंटर में बॉल था। और आप इमेजिन कीजिए, अभी आपको ये क्यूब दिख रहा है ना, यदि हम सारे सेंटर्स को मिला दें तो क्या ये क्यूब दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जरा सोचिए कि हम इसके बीचों बीच बॉल डाल दें, तो बताओ ये सब फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और ठीक इसके नीचे में बॉल डाल दें तो ये भी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अब बताओ, ये सब फैल गया, ऊपर से ये देखो, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा। नीचे से देखो, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा और ये फैल जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से बताना कि क्या ये डिस्टेंस आएगा? नहीं आएगा। इसका सीधा मतलब है कि ये वाला लेंथ छोटा हो जाएगा और नीचे वाला लेंथ बड़ा हो जाएगा। ये कैसा क्यूब आप बना रहे हैं जिसमें लेंथ, आ जाइए, जिसमें लेंथ छोटा बड़ा हो जा रहा है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि लेंथ यदि छोटा बड़ा हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। अब वहाँ ऑफिस में बोल दिया कि जी वाके ले लिया कर। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यूब बन रहा है उसका सबका लेंथ बराबर है। और लेंथ बराबर नहीं हुआ तो फिर वो क्यूबिक यूनिट सेल नहीं हुआ, वो किसी अन्य में चला जाएगा। किसी अन्य में चला जाएगा का मतलब, आप 7 बेसिक यूनिट सेल देखे हैं ना? अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्यूबिक के बारे में। हो सकता है वो ट्राइक्लिनिक में चला जाए, वो टेट्रागोनल में चला जाए, ट्राइगोनल में चला जाए। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इंड सेंटर्ड जो होता है वह क्यूबिक के अंतर्गत नहीं आता। और हम आपको बार बार क्या कह रहे हैं कि इंड सेंटर्ड आउट ऑफ सिलेबस, हमको पढ़ना है सिर्फ क्यूबिक के बारे में। तो ऐसी स्थिति में हम इंड सेंटर्ड पर कैसे जा सकते हैं? क्लियर हुआ ये चीज? अब सुनिए, तो क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी तरह की व्यवस्था पाई गई? 3 तरह की, एक एससी, एक बीसीसी और एक एफसीसी। तो क्यूबिक यूनिट सेल में कितना व्यवस्था पाया गया? 3। तो इसी प्रकार से जब आप जाएंगे टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में व्यवस्था कितनी तरह की पाई जाती है? 2 तरह की। मतलब टेट्रागोनल 2 तरह का आपको मिलेगा, 2 तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। इसीलिए ब्राभ्यास लेटिस का हो गया 2। ऑर्थोरोम्बिक का सबसे ज्यादा ब्राभ्यास लेटिस बनता है, मतलब ऑर्थोरोम्बिक को सबसे अधिक प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो ऑर्थोरोम्बिक का हो गया 4। फिर इस सब का आगे जैसे है वो आपको याद करना पड़ेगा, ये सब का बीच बीच से क्वेश्चन उठा देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल बेसिक यूनिट सेल हो गया 7, जो आप नाम देखें, और उस 7 में अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट करने पर अलग अलग जो ब्राभ्यास लेटिस मिलता है वो कुछ ये मिलता है। सबको यदि हम जोड़ दें तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल ब्राभ्यास लेटिस हो गया 14 और टोटल बेसिक यूनिट सेल हो गया 7। इस बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी ब्राभ्यास लेटिस आर पॉसिबल इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? क्या क्या जवाब होगा? 3 होगा। ऑप्शन में वहां लिखा था ए नंबर में 14 और मैक्सिमम लोग 14 में चेक मार के आ गया। आप ब्राभ्यास लेटिस सुनते नहीं है कि 14 समझ लेते हैं, ये गलत है। टोटल ब्राभ्यास लेटिस जब आपसे पूछे तब होगा 14। लेकिन यदि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का पूछे, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि ब्राभ्यास लेटिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक, तो आप 14 कैसे कह सकते हैं? वो 4 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है? तो आप अभी समझे हैं, टोटल बेसिक यूनिट सेल 7 होते हैं, टोटल ब्राभ्यास लेटिस उसका 14 होता है, और ये 14 क्यूबिक के 3 से, टेट्रागोनल है ना, टेट्रागोनल के 2 से, ऑर्थोरोम्बिक के 4 से, सबको जोड़ने पर मिलता है।
और किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का टोटल कितना बराभ्यास लैटिस होगा, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है। उम्मीद करें कि आप इस बात को अब समझ गए। तो आप इसका नाम सबका नाम लिखे थे कि नहीं? पहले नाम लिखिए तो। नेम ऑफ 7 बेसिक यूनिट सेल। नेम ऑफ 7 बेसिक यूनिट सेल, सबका नाम सातों का एक तरफ से लिख दीजिए तो। अल्लाह करेगा रे, देख रहा है? देख रहा है कि नहीं? इधर भी देख लो। उतारो आगे। उसको उतार लो, आगे हेडिंग डालो स्पेसिफिकेशन ऑफ बेसिक यूनिट सेल। पीछे पेज पलटो तो। कहाँ थी कल? हनुमान जी आए हुए थे शरीर पर। रामनवमी है, एकादशी यार है, ये सब में अब्सेंट करते रहती है बिना मतलब। कल कहाँ थी तब? मार के देंगे, लल्ली काट के फेंक देंगे।
ये सब अब करते हैं सब जो है सो यूट्यूब वाला भी हमको ब्लॉक कर देगा, बोलते हैं लल्ली काट के फेंक देंगे, वायलेंस में डाल देगा वो। पीछे पेज पलटो तो। काम जो छोड़ा जाता है इसको किया कीजिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ बेसिक यूनिट सेल हेडिंग डाल दिए, तो हेडिंग डालने के बाद अब आप रुकिए और थोड़ा पहले फोटो देखिए, उस वो सब फोटो देखिए जो बेसिक यूनिट सेल का होता है। जैसे क्यूब का फोटो तो आप जान रहे हैं ना, आप ऑर्थोरोम्बी को समझिए, हेक्सागोनल को समझिए कैसा होता है। हटाएं इसको। आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, उसमें सातों बेसिक यूनिट सेल का ना फोटो बनाए हुए हैं, एग्जैक्ट उसी फोटो को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्यूबिक दिख रहा है, यही है क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ और बातें हैं जिसको आप समझ लीजिए, इधर देखिए तो पहले देखो, यहाँ पर हम एक क्यूब बनाए हैं, इसको सेंटर मानकर एक को हमने लंबाई कहा, एक को चौड़ाई और एक को ऊंचाई। लंबाई को ए से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को सी से डिनोट किए। ए सी और बी के बीच बने हुए एंगल को हमने अल्फा कहा, इसको बीटा और इसको गामा। अब ये क्यों कहा गया है आप इस बात को समझिए। एक्चुअल में इन चीजों को दिमाग में रखकर उस सातों यूनिट सेल में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। जैसे ध्यान से देखना इधर, हम एक फोटो ये बनाए हैं और हम एक फोटो ये बनाए हैं, आप बताइए तो दोनों में क्या अंतर है। यदि किसी एक सेंटर को हम देखें तो इसकी लंबाई चौड़ाई समान है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, और यहां देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में समान है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका ए बी और सी सब आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ कहेंगे कि ए और बी तो बराबर है लेकिन सी उसके बराबर नहीं है। अच्छा, इसके बीच बनने वाले सारे एंगल आपस में 90 डिग्री हैं, और यहाँ भी आपस में बनने वाले सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो बताइए छह चीज में केवल एक को अंतर है, क्या अंतर है? ऊंचाई ज्यादा है। तो ऊंचाई ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक है लेकिन ये क्यूबिक नहीं है, फिर ये कुछ अलग होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको इस बात को ध्यान में रखकर समझना आसान हो जाएगा कि क्यूबिक में, ऑर्थोरोम्बिक में, या टेट्रागोनल में, ट्राइगोनल में, ट्राइक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में, ऑर्थोरोम्बिक में, हेक्सागोनल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और उसके बीच के एंगल का क्या डिफरेंस होता है, कहाँ सिमिलरिटीज हैं और कहाँ डिफरेंस है। इस बात को समझकर उस फोटो को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप देखिए इस फोटो को, देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, और ये सारे एंगल आपस में 90 डिग्री होते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। आप लोग कहाँ थे जी पीछे? आप लोग बहुत दिन से एबसेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, आप दोनों आदमी खड़े होइए तो। हाँ हाँ, कितना दिन के बाद आए हैं? डेली आ रहे हैं? नहीं, हमको नहीं लग रहा है, विश्वास नहीं। आप अब आप रेगुलर हैं? क्यों, क्या हुआ था? अच्छा, बहुत लंबा टाइम लग गया। कहाँ गए थे? बैठ जाइए। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। क्यूबिक यूनिट सेल में ए बी और सी सब आपस में बराबर है, अल्फा बीटा गामा सब आपस में बराबर है, और ये एंगल है कितना? 90। इधर किसका कर रही है, इधर देखो। टेट्रागोनल को देखो, एक्चुअल में टेट्रागोनल वही है जो अभी हम बनाए थे। क्या है इसमें? ए बराबर बी है लेकिन बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिए ध्यान से, अल्फा बीटा और गामा ये सारे एंगल आपस में इक्वल है, और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है।
यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में देखिए, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल सबके आपस में समान होते हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा सब आपस में इक्वल होता है। इसी प्रकार से मोनोक्लिनिक में ए बराबर ए बी सी कोई बराबर नहीं होता है। अल्फा और गामा आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इसमें देखिए हेक्सागोनल में ए बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है और गामा जो होता है वह 120 डिग्री होता है। ये सब बात हम आगे लिखेंगे, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये 7 बेसिक यूनिट सेल, 1 2 3 4 5 6 7, यही सातों बेसिक यूनिट सेल होता है। और इसी में क्यूबिक का अरेंजमेंट कितना तरह का होता है? 3 तरह का, वही ना पीछे देख रहे थे हम। ऑर्थोरोम्बिक का कितना तरह का होता है? 4 तरह का। ऑर्थोरोम्बिक कहाँ है? इसमें इसमें सबसे ज्यादा अरेंजमेंट होता है, कितना तरह का? 4 तरह का। तो ये सब है। ये हो गया रोम्बोहेड्रल। एक्चुअल में देखिए रोम्बोहेड्रल एक नाम देखिए कौन मिस कर रहा है इसमें? ट्राइक्लिनिक है क्या? मोनोक्लिनिक है? ट्राइगोनल देखिए तो मिस कर रहा है क्या? ट्राइगोनल मिस कर रहा है। एक्चुअल में रोम्बोहेड्रल कहिए या ट्राइगोनल कहिए, ये दोनों सेम बात है। इसमें ए बराबर बी बराबर सी तो होता है, अल्फा बीटा आपस में इक्वल होता है, लेकिन गामा इक्वल नहीं होता है, अल्फा बीटा 90 के आसपास होता है। ट्राई क्लिनिक में ये सब बातें होती हैं। तो ये जो है ना एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन है किसी भी यूनिट सेल का। तो ये फोटो देखिएगा एनसीईआरटी में बना हुआ है। अब हम इस सब फोटो को बनाएंगे नहीं, क्योंकि उतने बड़े कलाकार हम भी नहीं हैं और हमारे ख्याल से आप भी नहीं हैं, और यदि हैं आप तो घर जाइए, एनसीईआरटी में ये सारा फोटो बना हुआ है, आपको इच्छा हो तो बना लीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस फोटो के बनाने का कोई मतलब है नहीं, इसीलिए नहीं बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है, दिन नहीं काटना है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी आप क्या ही नहीं डाले थे? स्पेसिफिकेशन ऑफ बेसिक यूनिट सेल। इसमें अल्फा क्या था? एंगल बिटवीन बी एंड सी। और इसको देखिए तो, बी और सी के बीच के एंगल को ही ना हमने अल्फा कहा है। यही एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम समझ रहे हैं, उसके बीच के एंगल को समझ रहे हैं। तो आप एक काम करो, सिर्फ ये वाला फिगर बना लो, बाकी का काम हम लोग कल कर लेंगे। अच्छा इधर देखिए, इस फिगर को बनाने में क्या सावधानी रखनी है, हमारे साथ साथ काम कीजिए। तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर बनाइए कुछ इस तरह से, जैसा कह रहे हैं वैसा करना, नहीं तो गड़बड़ बनेगा, तुम्हारा फोटो पता नहीं चलेगा एबीसी किसको डाले। तुम गलती से दूसरा स्क्वायर इधर ले लो तो तुमको दिक्कत होगा। देखो इधर दूसरा स्क्वायर इधर लेना है, यहाँ देखो दूसरा स्क्वायर इस तरफ से लेना है, ठीक है, ऐसे लेना है। और अब आप सारे एंगल सारे साइड को मिला दीजिए। अब देखिए आपको ये सेंटर स्पष्ट दिख रहा है। अब जिसको ए बी कहा गया कर दीजिए। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका C। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। इस पर सिर्फ एक्सिस डाल दिया गया है, एंगल को समझने के लिए एक्सिस डाला गया। देखिए ये साइड एक्चुअल में यहीं तक है, खाली हम क्या किए, इसको एक्स एक्सिस मान लिए, इसको वाई एक्सिस मान लिए और इसको जेड एक्सिस, या किसी को एक्स किसी को वाई किसी को जेड मान लो। और इसके ठीक नीचे में आप ये जरूर लिख देना, अल्फा क्या है बताओ तो? एंगल बिटवीन बी एंड सी। ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सा रिलेशन है ऊंचाई वगैरह का। ये है एंगल बिटवीन बी एंड सी। बीटा क्या है? बीटा एक एंगल है जो है एंगल बिटवीन ए एंड सी। एंड सी ही है ना। और गामा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड।
अब यहाँ देखिए पहला में लिखा हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। दूसरा में टेट्रागोनल की क्या पहचान है, ए बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा सब आपस में इक्वल है। इस सबको हम लोग कल लिख लेंगे, ठीक है। एक बार बुक खोल के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़। आगे का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज